हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी रहेगी हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर। यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हम देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी की कहानी जो है वो कहाँ से शुरू होती है। जैसा कि हमें पता है कि प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं और स्कोप क्या क्या है माइक्रोबायोलॉजी का, ब्रांचेस क्या क्या होती है, ये सारा हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास उसी से रिलेटेड है, माइक्रोबायोलॉजी से, कि हम इसमें देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी की कहानी कहाँ से शुरू होती है। बिना कोई देरी किए हुए आज की क्लास हमारी शुरू करते हैं, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री नाम आते ही, मतलब कि ये नाम सुनते ही सबसे पहला जो नाम हमारे दिमाग में आता है वो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो है वो कैसे दिखते हैं मैं अभी आगे बताऊंगी आपको। तो उनकी जो पिक्चर है वो आप सभी साइंटिस्ट जिनके भी मैं आपको पिक्चर बताऊंगी उनकी पिक्चर आप माइंड में बिठा लें कि ये ऐसे दिखते हैं। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक से हमारी माइक्रोबायोलॉजी की कहानी शुरू होती है। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इनकी ये जो ईयर लिखा है मैंने यहाँ पर, ये इनका बोर्न ईयर है और ये इनका डेथ ईयर है। ओके, ये ईयर इनका बॉर्न और डेड ईयर है। 1632 में इनका जन्म हुआ था और 1723 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक वो फर्स्ट, यानी कि वो पर्सन है, वो फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम पहले प्रीवियस क्लास में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब होता है कि वो सूक्ष्म जीव जिनको हम खुली आंखों से, नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमने ये पढ़ा था कि इनको देखने के लिए हमें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप जो है वो सबसे पहले किसने बनाया था? तो उस माइक्रोस्कोप का, ये जो आजकल तो माइक्रोस्कोप ये डेवलप हो गई है, तो बहुत अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोस्कोप आ गए हैं, लेकिन सबसे पहले ये जो पावरफुल होममेड माइक्रोस्कोप जो है वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बनाया था। अब देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि आपने बचपन में यूज किया होगा, मैंने यूज किया था, कि एक इस तरीके का कुछ एक लेंस होता था। ठीक है, तो उस लेंस से हम कुछ भी देखते थे, तो जैसे हम कोई वर्ड देखते थे तो वो वर्ड जो है हमें बड़ा दिखाई देता था, या फिर मजाक मस्ती में जैसे हम किसी का चेहरा देखते थे कि ऐसे ही मस्ती मस्ती करते थे कि आंख देखते थे तो उसकी आंख इतनी बड़ी दिखाई देती थी। तो वो मैं कुछ इसी से रिलेटेड आपको बता रही हूँ कि ये जो माइक्रोस्कोप है, तो इन माइक्रोस्कोप में लेंसेस यूज किए जाते हैं। यानी कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो है, इनकी हॉबीज थी कि ये वो जो लेंसेज होते हैं उनको ग्राइंडिंग करने का काम करते थे। तो इन्होंने एक ऐसा लेंस बनाया, यानी कि एक ऐसा मतलब कि सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप बनाया जो कि छोटी सी चीज को बड़ा करके दिखाए। यानी कि हमने देखा कि उस, जो मैं आपको जो बचपन वाला लेंस बता रही हूँ, वो छोटी चीज को बड़ा करके दिखा रहा था ना, तो इसमें वो ऐसा लेंस इन्होंने यूज किया जो कि इतनी छोटी चीज को, जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसको ये 50 से 300 गुना ज्यादा बड़ा करके दिखा देता है। तो फर्स्ट लाइन देखते हैं कि he was the first scientist who observed bacteria and other microorganisms using homemade single lens microscope। यानी कि इन्होंने एक ऐसा पावरफुल माइक्रोस्कोप बनाया। मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, ये है हमारा पावरफुल माइक्रोस्कोप जो कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बनाया था, और ये है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो इन्होंने एक ये ऐसा माइक्रोस्कोप बनाया, होममेड सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 50 से 300 गुना ज्यादा बड़ा करके बता देता था। तो सबसे पहले इन्होंने, जैसे हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, हमने देखा था माइक्रोबायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया आते हैं, फंगे आते हैं, वायरस आते हैं, ये सभी आते हैं। तो इन्होंने शुरुआत में ही इनको बैक्टीरिया या ऐसा कुछ नाम नहीं दिया था। जब इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया तो सबसे पहले इन्होंने नाम दिया था लिटिल एनिमल्क्यूल्स। क्या नाम दिया था? लिटिल एनिमल्क्यूल्स। और ये इन्होंने कौन से पीरियड में, कौन से ईयर में इन्होंने डिस्कवर किया था, डेवलप किया था, ऑब्जर्व किया था? तो इन्होंने किया था 1665 टू 1683। 1665 से 1683 के बीच, यानी कि इस पीरियड में इन्होंने इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया था, जिनको इन्होंने नाम दिया लिटिल एनिमल्क्यूल्स।
तो इन्होंने ब्लड सेल्स को भी देखा, इन्होंने स्पर्म सेल को भी देखा था उस माइक्रोस्कोप के अंदर। किसको देखा था? ब्लड सेल्स को भी देखा, ब्लड सेल्स और स्पर्म सेल को भी इन्होंने देखा था। ओके, तो देखो इन्होंने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा, तो इनको क्या कहा जाएगा? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के फादर जो है वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में दिया गया है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है वो लुइस पास्चर को भी कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ओके, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है वो लुइस पास्चर को भी कहा जाता है, लेकिन ये जो लुइस पास्चर है उनको फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, जबकि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो आज के बाद इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो कहानी शुरू हुई थी वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक से हुई थी। 1665 से 1683 के बीच में इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया था। सबसे पहले इन्होंने प्रोटोजोआ को ऑब्जर्व किया, फिर इन्होंने बैक्टीरिया को। ओके, तो ये है हमारे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक और ये है इनका मोस्ट पावरफुल सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप। तो आई होप एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के बारे में आपको समझ में आ गया। अगले जो साइंटिस्ट आते हैं हमारे एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो है ये ऐसे हमारे एडवर्ड जेनर जो है वो दिखते हैं, तो आप इनके पिक्चर जो है वो माइंड में एक बार बिठा लें, सेट कर लें कि ये हमारे ऐसे एडवर्ड जेनर दिखते हैं। तो एडवर्ड जेनर ने 1796 में डेवलप करी थी द फर्स्ट वैक्सीन ऑफ द वर्ल्ड, द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। एडवर्ड जेनर का नाम दिमाग में आते से ही सबसे पहले हमें दिमाग में आ जाना चाहिए वैक्सीन। अब वैक्सीन को कौन नहीं जानता? कोरोना में बहुत वैक्सीनें लगवाई है भाई, फर्स्ट डोज लगवाया, सेकेंड डोज लगवाया, थर्ड डोज लगवाया, ठीक है, तो भाई हमारे अच्छे के लिए ही लगवाया ना। तो ये जो वैक्सीन है वो सबसे पहले किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने। कैसे? देखो इन्होंने वैक्सीन बनाई थी कि ही यूज द काउपॉक्स वायरस टू इम्यूनाइज चिल्ड्रन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स फ्रॉम विच द टर्म वैक्सीन हैज बीन डेराइव्ड। सबसे पहले इन्होंने वैक्सीन का नाम दिया था। आजकल तो जो है वो नई मीन्स एडवांस लेवल पर हम देख रहे हैं कि वैक्सीन का जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन ये प्रिंसिपल जो है वो एडवर्ड जेनर ने दिया है और वही प्रिंसिपल को यूज करते आ रहे हैं। ओके, तो देखो वैक्सीन जो होती है ना वो स्पेसिफिक होती है। जैसे हम वैक्सीन हमने कोरोना के लिए यूज में करी, ठीक है, कोरोना के लिए जो हमने वैक्सीन यूज में हमको जो वैक्सीन दी गई है वो जो वैक्सीन है हम हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए, मीन्स आपको अगर एक बार वैक्सीन लग गई है तो जब कभी कोरोना का वैक्सीन आपके पास में आएगा तो आपके पास में ऑलरेडी पहले से उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी हुई है, आपके पास से पहले से उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी हुई है, तो वो आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये वैक्सीन जो है वो स्पेसिफिक होती है। जैसे कोरोना के लिए जो वैक्सीन है वो उसके लिए स्पेसिफिक है। ऐसा तो नहीं है ना कि जो इम्यूनिटी जो डेवलप हुई है कोरोना के लिए वो, ठीक है, तो आपको अगर HIV वायरस हो रहा है, HIV हो रहा है, ठीक है, तो HIV के लिए वैक्सीन जो है वो अलग रहेगी, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक होती है, ये एग्जांपल के तौर पे बता रही हूं मैं। ओके, तो स्पेसिफिक रहेगी। अब मैं यहाँ पर क्या बता रही थी आपको कि ही यूज द काउपॉक्स वायरस, यानी कि मैं आपको बताती हूँ कि जैसे एक पर्सन था जिसको क्या हुआ था? काउपॉक्स हुआ था। क्या हुआ है? काउपॉक्स, यानी कि जो जिसको काउपॉक्स हुआ था वो था एक मतलब डेयरी वर्कर था, ठीक है। किसको हुआ था काउपॉक्स? डेयरी वर्कर को, डेयरी वर्कर। डेयरी वर्कर को क्या हो गया? काउपॉक्स हुआ। और एक पर्सन है जिसको हुआ, देख लेते हैं, स्मॉल पॉक्स। एक को हुआ स्मॉल पॉक्स, यहां पर हम देख लेते हैं स्मॉल पॉक्स। अब जो थर्ड पर्सन है वो है हमारा हेल्दी पर्सन। बहुत मुस्कुरा रहा है, उसको बहुत मजा आ रहा है क्योंकि उसको तो कुछ हुआ ही नहीं है, वो बहुत हेल्दी से अच्छे से खा पी रहा है, मस्त रह रहा है, लेकिन वो थोड़ी ही देर बाद मायूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो हेल्दी पर्सन है ये जब किसके कांटेक्ट में आता है? जब इस स्मॉल पॉक्स के कांटेक्ट में आता है तो इसको भी स्मॉल पॉक्स जो है वो हो जाता है, ये भी इन्फेक्टेड हो जाता है किससे? स्मॉल पॉक्स। लेकिन जब ये जो स्मॉल पॉक्स वाला पर्सन है वो काउ पॉक्स वाले के कांटेक्ट में आता है तो उसको नहीं होता है। भाई ऐसा क्यों हुआ कि हेल्दी पर्सन को हो गया और काउ पॉक्स, उसको तो ऑलरेडी पहले से काउ पॉक्स है, तो उसको क्यों नहीं हुआ?
बॉडी में क्या है कि उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, तो इनके दिमाग में आया कि उसके बॉडी में कुछ तो ऐसा है नहीं कि उसकी बॉडी में जो काउ पॉक्स के लिए क्या बनी हुई है, एंटीबॉडी बनी हुई है, काउ पॉक्स के लिए एंटीबॉडी बनी हुई है। तो इन्होंने क्या किया, उस एंटीबॉडी को निकाला, मतलब कि इसके अंदर वो ऐसी एंटीबॉडी, इसका जो बॉडी है वो क्या है, इम्यूनाइज्ड है। हम यहाँ पर एक वर्ड आते हैं, लिखते हैं, हम उसको कहते हैं इम्यूनाइज्ड, पहले से क्या है, इम्यूनाइज्ड है। तो इसके लिए इसके अंदर वो एंटीबॉडी प्रेजेंस है जो कि स्मॉल पॉक्स को इसकी बॉडी के ऊपर हावी नहीं होने दे रही है। तो ये बाहर ऐसी एंटीबॉडी प्रेजेंस है, एग्जाम्पल बता रही हूँ, जो कि जब ये स्मॉल पॉक्स वाला आया काउ पॉक्स वाले के पास में, तो उसको कोई इन्फेक्ट नहीं हुआ, इफेक्ट उसके ऊपर नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या किया, उस एंटीबॉडी को निकाला, ठीक है, और यहाँ से हमारी क्या बनती है, वैक्सीन बनती है। ओके, तो इस प्रकार उन्होंने वैक्सीन बनाई थी कि ये जो पहले से इम्यूनाइज्ड है उसकी बॉडी, उसके अंदर से उसको निकाल लिया इन्होंने कि ये हम किसी और के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो फिर उस पर्सन को स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया कि वैक्सीन के नाम से किसको जाना जाता है, एडवर्ड जेनर को। द सेम प्रिंसिपल आर इवन यूज टुडे फॉर डेवलपिंग वैक्सीन, वैक्सीन की डेवलपिंग के लिए हम यही प्रिंसिपल यूज करते हैं। तो जो एडवर्ड जेनर आपने देख लिया, 1796 में इन्होंने फर्स्ट वैक्सीन का डेवलपमेंट किया था। अगले जो साइंटिस्ट आते हैं, लुईस पास्चर। लुईस पास्चर को कौन नहीं जानता, तो लुईस पास्चर जो है ये है हमारे लुईस पास्चर। तो ऐसे हमारे लुईस पास्चर दिखते हैं, यहाँ पर इनकी छोटा सा तिल भी है, इससे आप इनको पहचान सकते हो। तिल को देखने की जरूरत नहीं है, आप वैसे फेस से भी इनको पहचान सकते हो। तो देखो इनका क्या है कि बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन इनका रहा है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। सो माइक्रोबायोलॉजी डेवलपमेंट एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन फ्रॉम द एरा ऑफ लुईस पास्चर। तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, लुईस पास्चर को मैंने अभी आपको बताया कि फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ब्रिलियंट स्टडी करी। उसके बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, फिर उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करी, अपने अपने योगदान दिया, अपना सभी ने, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, लेकिन लुईस पास्चर को फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। सो इनके कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहे हम अभी देखेंगे, लेकिन ही वाज अ प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री इन फ्रांस। फ्रांस में ये केमिस्ट्री के प्रोफेसर हो चुके, इसलिए हम उनको फ्रेंच केमिस्ट भी कहते हैं। ओके, सो इनके कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले देखते हैं कि द वैक्सीन डेवलपमेंट अगेंस्ट सेवरल डिसीज सच एज कोलेरा, एंथ्रेक्स एंड रेबिस, यानी कि कोलेरा, एंथ्रेक्स एंड रेबिस, इनके अगेंस्ट वैक्सीन का डेवलपमेंट जो है वो लुईस पास्चर ने किया। कोलेरा की स्टडी करी, एंथ्रेक्स की स्टडी करी, रेबिस पे स्टडी करी, और इनके अगेंस्ट इन्होंने क्या बनाई थी, वैक्सीन भी बनाई थी। He disproved the theory of spontaneous generation of disease and postulate the germ theory of disease. Germs theory मतलब germs से हम यहाँ पर समझे, हम कहते हैं ना कि germs को हाथों को अच्छे से धोना चाहिए, कोई भी germs हो तो निकल जाते हैं। germs का मतलब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। germs का मतलब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारे जो बॉडी के अंदर है, इन्होंने देखा कि हमारे बॉडी के अंदर ऐसा क्या है जिनसे बीमारी हो रही है, वो एनवायरमेंट से हो रही है या काई से हो रही है, कुछ तो ऐसा है। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर इन्होंने बताया कि जर्म्स है, जर्म्स थ्योरी इन्होंने दी थी कि जर्म्स है यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि डिसीज कोज करते हैं। ओके, उसके बाद में जो दूसरा कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया कि लिक्विड मीडिया कंसेप्ट इन्होंने दिया था। लिक्विड मीडिया मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रो करवाने के लिए जो हम मीडिया यूज करते हैं, जैसे लिक्विड मीडिया में आता है न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। न्यूट्रिएंट ब्रोथ क्या है, एक लिक्विड मीडिया है। हम कल्चर मीडिया में इसको पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे सारे जब मीडिया पढ़ेंगे तो, कि लिक्विड मीडिया क्या है, सॉलिड मीडिया क्या है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाने के लिए, बैक्टीरिया को वगैरह को जब हम कल्चर करते हैं तो उसमें ग्रो करवाने के लिए हम यूज करते हैं लिक्विड मीडिया। तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो लुईस पास्चर जी ने दिया था। ओके, उसके बाद में आता है ही वाज द फाउंडर ऑफ पास्चर इंस्टीट्यूट पेरिस। उसके बाद आता है ही हैड प्रपोज्ड द प्रिंसिपल ऑफ फर्मेंटेशन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। फूड के प्रिजर्वेशन के लिए जो फर्मेंटेशन का प्रिंसिपल है वो भी इन्होंने ही दिया था। यानी कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उस ऑर्गेनिक मटेरियल का सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई मतलब कि उसका ब्रेक डाउन करना, और उसकी जो एनर्जी है उनको माइक्रोब्स जो है वो यूज कर लेते हैं। अच्छा, मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना भूल गई हूँ कि जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है उनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिस्ट भी कहा जाता है,
क्योंकि उन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप बनाया है। अभी रिसेंटली मेरे दिमाग में आया तो मैंने कहा बता दूं, क्या पता आगे जाके भूल जाऊं। ओके, तो फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिस्ट भी कहा जाता है किसको? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को। आपको ये वर्ड, ये जो है आप नोट कर लेना। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा कॉपी पेन लेके बैठा करो, ताकि जो भी रिसेंटली जैसे मेरे दिमाग में अभी आया मैंने आपको तुरंत बताया, तो अब मेरे इसमें लिखा हुआ तो है नहीं, तो आप नोट्स के भरोसे मत रहिए। मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे पॉइंट रहते हैं जो हम इसमें नोट करना भूल जाते हैं, अपने दिमाग में रहते हैं, तो वो ऐसे बता दिए जाते हैं और ऐसे आपको नोट करना है। ओके, हाँ, तो हम कहाँ चल रहे थे हम, कि फर्मेंटेशन का जो प्रिंसिपल है वो भी किसने दिया था? लुईस पास्चर ने दिया था। अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि ही इंट्रोड्यूस स्टरलाइजेशन टेक्निक। स्टरलाइजेशन टेक्निक जो हम यूज करते हैं ना, स्टरलाइजेशन क्या है कि खुद में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। कहाँ गई पेन? स्टरलाइजेशन क्या है कि खुद में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। अब हमें कभी अगली क्लास में हम स्टरलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। स्टरलाइजेशन मतलब कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस हो सकते हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाना, किल करना, ठीक है, 100% किल करना, वो जो प्रोसेस है हमारी कहलाती है स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन में जैसे हम हॉट एयर ओवन के द्वारा, ऑटोक्लेव के द्वारा स्टरलाइजेशन करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि ऑटोक्लेव में आता है कि जैसे 120 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस अंडर हाई प्रेशर, और हॉट एयर ओवन में हम देखते हैं कि 170 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि कुल मिलाकर ये बता रहा है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको इनएक्टिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, बिल्कुल हटा भी सकते हैं, मार भी सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन। देखिए, हम जो भी हॉस्पिटल में, लैब में जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज करते हैं तो उनको हम स्टरलाइजेशन करके यूज करते हैं, ताकि जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस है, वो अगर आप इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस है, आपने इसको छुआ तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो आपके हाथ में भी तो आ सकते हैं, तो उसको हम स्टरलाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। सो ये प्रोसेस जो है, स्टरलाइजेशन की टेक्निक जो है, ये भी इन्होंने दी थी। अगली जो आती है वो आती है ही डिस्क्राइब द मेथड ऑफ पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क से हमारे दिमाग में आना चाहिए कि एक मिनट में ये चेंज कर लेती हूँ, मुझे इससे दिखाई नहीं दे रहा है। पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क में हम देखें यहाँ पर तो कि जो आप मिल्क लाते हो, जो दूध लाते हो, उस दूध को आप क्या करते हो? मिल्क, ओके, उस दूध को आप क्या करते हो? बॉईल करते हो, गर्म करते हो ना, गर्म करके फिर हम उसको ठंडा करते हैं, गर्म करने के बाद हम उसको ठंडा करते हैं, फिर देन हम उसको यूज करते हैं। ओके, मीन्स क्या है कि आप उसको बॉईल करके उसके अंदर जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंस है उसको माइक्रोब से फ्री करवा रहे हो, ठीक है, बॉइलिंग करके, यानी कि एक निश्चित टेम्परेचर पे, ठीक है, निश्चित टेम्परेचर पर हम उसको बॉईल करते हैं, जिससे कि उसके अंदर जो भी माइक्रो प्रेजेंस है वो उड़ जाते हैं, ठीक है, और हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये पास्चराइजेशन की, इसे हम कहते हैं पास्चराइजेशन। ये प्रोसेस जो है वो लुईस पास्चर ने ये टेक्निक दी थी। सो थर्ड साइंटिस्ट के बारे में भी हमने पढ़ लिया, लुईस पास्चर, जिसको हम फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसके अंदर से बनते हैं, बिल्कुल मिस नहीं करना है, बहुत ध्यान से आपको देखना है बिना कोई डिस्टर्बेंस के। ओके, अब अगले जो आते हैं हमारे साइंटिस्ट है जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर 1867, ये है हमारे क्या? जोसेफ लिस्टर। ओके, तो इनकी पिक्चर आप एक बार देख लें अच्छे से कि जोसेफ लिस्टर 1867 इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। एंटीसेप्टिक सर्जरी का मतलब क्या है? अच्छा, जो एंटीसेप्टिक है ना, इसको हम डिसइंफेक्टेंट्स भी कह सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स का मतलब होता है, या एंटीसेप्टिक का मतलब होता है, जो एंटीसेप्टिक सर्जरी मतलब कि सर्जरी के टाइम पे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इन्होंने एक ऐसा केमिकल एजेंट यूज किया जो कि स्किन पे से सभी माइक्रोब्स को मतलब किल कर देता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी प्रेजेंस है स्किन के ऊपर, तो उससे फ्री कर देता है, ताकि स्किन के यानी कि इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं एंटीसेप्टिक सर्जरी या फिर डिसइंफेक्टेंट। तो ही हैड ऑब्जर्व्ड दैट पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन, पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन जो होता है, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है तो वहां पर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, तो उन्होंने देखा कि इसको कैसे बचाया जाए। तो इनको फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने वेर ग्रेटली रेड्यूस बाय यूजिंग डिसइंफेक्टेंट, यानी कि इन्होंने एक ऐसा केमिकल एजेंट यूज किया जिससे इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, वहां पर वो स्किन जो है वो माइक्रोब से फ्री हो जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो इन्होंने डिसइंफेक्टेंट यूज किया, जैसे डाइल्यूटेड कार्बोलिक एसिड।
ड्यूरिंग सर्जरी टू स्टेराइज द इंस्ट्रूमेंट एंड क्लीन द वाउंड, यानी कि इंस्ट्रूमेंट को भी स्टेरलाइज करना जरूरी है, क्योंकि स्टेरलाइज के ऊपर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस हो सकते हैं। तो आप सर्जरी के टाइम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इंस्ट्रूमेंट है उनका अगर आप यूज करते हो तो उसको इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आया। कब इन्होंने ये कंसिडर किया था? 1867 में। ओके, तो अगले जो साइंटिस्ट आते हैं हमारे रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच को देखते ही आपके माइंड में पिक्चर आनी चाहिए बैक्टीरिया। ओके, 1843 टू 1910, यानी कि रॉबर्ट कॉच प्रोवाइड रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन ऑफ द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब बैक्टीरिया जो है वो भी तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ही आता है। बहुत सारे टाइप्स के जो है बैक्टीरिया होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, अलग अलग डिसीज कोज करते हैं, अलग अलग दिखते हैं, शेप साइज सब अलग अलग दिखता है। तो ये सब हम जब बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे उसमें। सो ही वाज द जर्मन जनरल प्रैक्टिशनर। अब प्रैक्टिशनर का मतलब क्या है? इनको क्या है कि प्रैक्टिस करने का बहुत शौक था, मीन्स ये काफी सारे प्रैक्टिकल किया करते थे, तो इसीलिए ही वाज द जर्मन जनरल प्रैक्टिशनर भी इनको कहा जाता था। अब रॉबर्ट कॉच के कंट्रीब्यूशन क्या क्या है वो हम देखते हैं। सो फर्स्ट वन देखते हैं हम। ही डिस्कवर्ड बैक्टीरिया सच एज एंथ्रेक्स बैसिलाई, ट्यूबरकल बैसिलाई एंड कोलेरा बैसिलाई, यानी कि इन्होंने डिस्कवर्ड किया था किसको? एंथ्रेक्स बैसिलाई को, ट्यूबरकल बैसिलाई को और कोलेरा बैसिलाई को। एंथ्रेक्स आपने सुना ही होगा, बैक्टीरिया का नाम हम सुनेंगे आगे और देखेंगे। सॉरी, कोलेरा, कोलेरा ये भी क्या है? एक रोड शेप का बैक्टीरिया है। ये क्या है? एक रोड शेप का बैक्टीरिया है। एंथ्रेक्स बैसिलाई जो है वो भी रोड शेप का बैक्टीरिया है। ओके, तो इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था क्या? एंथ्रेक्स बैसिलाई, ट्यूबरकल बैसिलाई एंड कोलेरा बैसिलाई। इसीलिए रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। देखो, इन्होंने एंथ्रेक्स पे स्टडी कैसे करी कि इन्होंने देखा कि एक काऊ थी, ठीक है, एक काऊ थी जिसकी एंथ्रेक्स से डेथ हो गई थी। ठीक है, एंथ्रेक्स से डेथ हो गई थी। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो काऊ है इसका ब्लड निकाला। काऊ का क्या निकाला? ब्लड सैंपल निकाला। अब इस ब्लड सैंपल के अंदर क्या प्रेजेंस है? एंथ्रेक्स बैसिलाई प्रेजेंस है। तो इन्होंने फिर इस पर स्टडी करी और इन्होंने देखा कि इसके अंदर एक रोड शेप का बैक्टीरिया प्रेजेंस है जिसको इन्होंने एंथ्रेक्स बैसिलाई कहा। ठीक है, तो ये इन्होंने एंथ्रेक्स पर स्टडी करी, यहाँ पर इन्होंने देख लिया। अब इनको देखना था कि क्या एंथ्रेक्स से ही इस काऊ की जो है वो डेथ हुई है। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो है ब्लड सैंपल है इसको कल्चर में कल्चर किया, इसका ये कल्चर किया। ठीक है, यानी कि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्होंने ग्रो करवाया। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्होंने ग्रो करवाया। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हुआ था इसको इन्होंने फिर से किसी काऊ में इंजेक्ट किया। क्या किया? काऊ में इंजेक्ट किया। काऊ में इंजेक्ट किया तो इसके अंदर भी जो डिसीज कॉज हुई, इसके अंदर भी क्या हुई? डिसीज कॉज हुई और इसके कारण ये काऊ भी मर गई, यानी कि इस काऊ की भी डेथ हो गई। यानी कि इनको कंफर्म हो गया था कि इस जो काऊ की जो डेथ हुई थी वो इसी के कारण हुई थी, एंथ्रेक्स के कारण। यानी कि इन्होंने उसका सैंपल लिया, निकाला, फिर इन्होंने ऑब्जर्व किया इसमें एक रॉड शेप का जो बैक्टीरिया प्रेजेंस है, फिर इन्होंने कल्चर में इसको क्या किया? ग्रो करवाया। कल्चर में ग्रो करवाया तो वो ग्रो कर गया। ग्रो करवाने के बाद उन्होंने उसको एजेक्ट किया फिर किसी हेल्दी काऊ में। हेल्दी काऊ में इन्होंने, ये जो काऊ थी ये क्या थी? हेल्दी काऊ में इन्होंने इंजेक्ट किया तो वहां इन्होंने देखा कि इसको भी डिसीज हो गई और उस काऊ की भी डेथ हो गई। मतलब इनको फाइनल हो गया था कि एंथ्रेक्स के कारण ही इनकी डेथ हुई है। तो इन्होंने ऐसे एंथ्रेक्स बैसिलाई को ऑब्जर्व किया था, इन पे स्टडी करी थी। ही इंट्रोड्यूस्ड सॉलिड मीडिया फॉर द कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। देखो, अभी हमने देखा था कि लुईस पास्चर ने बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रो करवाया था तो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था लिक्विड मीडिया का, यानी कि न्यूट्रिएंट ग्रोथ का। यहाँ पर इन्होंने देखा कि हम सॉलिड मीडिया में यानी कि बैक्टीरिया का कल्चर कर सकते हैं, यानी कि बैक्टीरिया को ग्रो करवा सकते हैं। जैसे हम सॉलिड मीडिया के लिए अगार यूज करते हैं ना, कल्चर मीडिया में हम देखेंगे कि सॉलिड मीडिया में अगार यूज करते हैं, यानी कि उसमें भी बैक्टीरिया को ग्रो करवा सकते हैं। He also introduced a method for isolation of bacteria in pure culture। अब कल्चर तो हमने सुना है, प्योर कल्चर क्या होता है? प्योर कल्चर का मतलब हम यहाँ पर समझे कि जैसे हमें कल्चर है, कल्चर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाना है, तो अब हमें कोई सा भी हमने सैंपल इसमें डाला तो उसके अंदर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ही इंट्रोड्यूस मेथड फॉर आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि ये जो
सभी बैक्टीरिया इसके अंदर ग्रो हुए हैं। तो आपको जिसको जो चाहिए आपको उसको आप अलग निकाल सकते हो, जो आपको चाहिए उसको अलग निकाल सकते हो। तो उसके अंदर बहुत सारे ग्रो हुए हैं, तो जो आपको चाहिए उसको अलग निकाल सकते हो, उसको हम कहते हैं प्योर कल्चर। समझ में आया? मतलब कि आपको जो नहीं चाहिए उसका भी ग्रोथ हुआ है और जो चाहिए उसका भी ग्रोथ हुआ है। तो आपको जो चाहिए उसके अंदर से जो बैक्टीरिया उसको आप अलग निकाल के ग्रो करवा सकते हो। तो ये हो गया हमारा प्योर कल्चर। ठीक है, प्योर आपने उसमें से प्योर मटेरियल जो है वो निकाल लिया है। ठीक है, घी बनाते हैं ना हम, तो घी अलग कर लेते हैं, यानी कि प्योर घी आपने अलग निकाल लिया, बाकी का बचा हुआ जो है वो वेस्ट है। ही डिस्क्राइब हैंगिंग ड्रॉप मेथड। हैंगिंग ड्रॉप मेथड हम देखते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मोटिलिटी को चेक करने के लिए, मोटिलिटी टेस्टिंग के लिए, यानी कि वो बैक्टीरिया जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है या नहीं। ही इंट्रोड्यूस्ड स्टैनिंग टेक्निक। स्टैनिंग टेक्निक भी इन्होंने दी थी। स्टैनिंग टेक्निक मतलब कि जैसे हम देखते हैं कि ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पे अगर आप व्हाइट कलर का इंक जो है वो लगाओगे तो आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने लगाया है, आपको नहीं दिखाई दिया ना। अब मैं यहाँ पर अगर कलर इसमें डाल दूंगी, यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर ये कलर यूज कर लिया तो वो कितना अच्छा हमें दिख रहा है। तो या तो ऑब्जेक्ट को ही कलर कर देना, कोई भी ऑब्जेक्ट है जैसे कोई भी बैक्टीरिया है तो या तो बैक्टीरिया को ही कलर कर देना या फिर उसके बैकग्राउंड को कलर कर दो ताकि वो जो बैक्टीरिया है वो हमें अच्छे से दिख जाए। तो ये होती है हमारी स्टैनिंग टेक्निक्स। तो ये किसने दी थी? रॉबर्ट कोच ने। तो ये इतने कंट्रीब्यूशन जो है वो रॉबर्ट कोच के रहे हैं। अब कुछ फिनोमिनन्स और पॉस्टुलेट भी है वो हम देख लेते हैं कोच के। तो कोच के फिनोमिना क्या है? देखो फिनोमेना यहाँ पे है कि रॉबर्ट कोच ऑब्जर्व्ड दैट ग्वीना पिग already infected with tubercle bacilli develop a hypersensitivity reaction when injected with tubercle bacilli और its protein। मीन्स ये क्या कह रहा है कि एक ग्वीना पिग है जो कि ऑलरेडी किससे इंफेक्टेड है? ट्यूबरकल बैसिलाई से, ट्यूबरकल बैसिलस से इंफेक्टेड है। और जब हम उसमें ट्यूबरकल बैसिलाई का या तो ट्यूबरकल बैसिलाई या फिर उसका प्रोटीन जो है वो इंजेक्ट करते हैं, जब हम इंजेक्ट करते हैं इसके अंदर तो क्या होता है? इसके अंदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है वो डेवलप होती है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हम अनदर क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके तो इसके अंदर क्या डेवलप होती है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन डेवलप होती है। सिंस देन दिस ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड कॉच फिनोमेना, और इसी ऑब्जर्वेशन को हम कहते हैं कॉच फिनोमेना। ओके तो बहुत इजी है, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अगला आता है कि कॉच पॉस्टुलेट। कॉच पॉस्टुलेट क्या है? देखो कि रॉबर्ट कॉच हैड पोस्टुलेट दैट अ माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन बी एक्सेप्टेड as the causative agent of infectious disease only if 4 criteria are fulfilled. This criteria as follows। यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म है जो causative agent है जो कि डिसीज कोज कर रहा है, तो ये 4 क्राइटेरिया इन्होंने बताए हैं। कि फर्स्ट क्राइटेरिया है कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज कोज कर रहा है शुड बी कंसिस्टेंटली एसोसिएटेड विद लीजन ऑफ डिसीज, यानी कि जहां पे भी घाव हुआ है, जहां पर भी वो एरिया है जहां पर इंफेक्शन हुआ है, वहां से हम उसको आइसोलेट कर सके। ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज कोज कर रहा है, जहां पर लीजन हुआ है वहां से हम उसको आइसोलेट कर सके। सेकेंड जो आता है वो है कि इट शुड बी पॉसिबल टू आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर फ्रॉम द लीजन ऑफ द डिसीज। अब हमने वहां से सैंपल तो कलेक्ट कर लिया कि वहां से हम सैंपल कलेक्ट कर सके, वो तो हमने कर लिया। सेकंड कि जो सैंपल कलेक्ट किया है वो प्योर कल्चर ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर में हम उसको ग्रो करवा सके। ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म को हम प्योर कल्चर में भी ग्रो करवा सके, ये सेकेंड क्राइटेरिया है। थर्ड क्राइटेरिया है कि द सेम डिसीज मस्ट रिजल्ट विद द आइसोलेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इनोकुलेशन इनटू अ सुटेबल लेबोरेटरी एनिमल। यानी कि हमने उसको जो आइसोलेट किया है, ठीक है, सबसे पहले तो हमने उस सैंपल को निकाला, सैंपल निकालने के बाद हमने उसमें कल्चर में ग्रो करवाया। ग्रो करवाने के बाद में जैसे मैंने आपको अभी एंथ्रिक्स का एग्जांपल दिया था कि जो रॉबर्ट कोच ने, जो मैंने आपको बताया ना अभी सेम एंथ्रिक्स का वही वाला है कि इन्होंने क्या किया कि काउपॉक्स जिसका एंथ्रिक्स से डिसीज, एंथ्रिक्स से जिसकी डेथ हो गई थी, उसने ब्लड निकाला। ब्लड निकालने के बाद यही जो सेम फिनोमिना यहीं पे भी चल रहा है जो पॉस्टुलेट ने यहाँ पर दिया है कि सबसे पहले हमने उसको आइसोलेट कर सके, आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट करने के बाद इसने क्या किया, उस पर स्टडी करके उसको कल्चर में ग्रो करवाया। कल्चर में ग्रो करवाने के बाद में इन्होंने उसको निकाला और फिर हेल्दी पर्सन में इंजेक्ट किया। तो ये तीसरी बात ये यही बोल रहा है कि आपने उसको आइसोलेट करने के बाद में इनोकुलेट का मतलब होता है कि इंजेक्ट करना, ठीक है, किसी और में, इन सूटेबल लेबोरेटरी एनिमल।
फिर फोर्थ जो है इन्होंने क्राइटेरिया वो बताया कि इट शुड बी पॉसिबल टू री आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर फ्रॉम द लीजन प्रोड्यूस्ड इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल। यानी कि आपने जिस एक्सपेरिमेंटल जो भी एनिमल है जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट किया है वहां से हम फिर से उस ऑर्गेनिज्म को प्योर कल्चर में आइसोलेट करवा सके। तो ये चार फिनोमिना इन्होंने चार जो है क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पर बताए हैं कि जो पॉजिटिव एजेंट डिसीज कोज कर रहा है उसके ये चार क्राइटेरिया होने चाहिए। ओके, तो रॉबर्ट कोच का कंट्रीब्यूशन भी हमने पढ़ लिया। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस नहीं करना है, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो आपको ये इतने समझ में आ गया। अब अगले जो साइंटिस्ट आते हैं और लास्ट साइंटिस्ट हम देखेंगे कि पॉल एरलिच। एरलिच जो है वो हमारे ऐसे दिखते हैं, पॉल एरलिच। तो पॉल एरलिच जो है वो 1854 टू 1915 वाज अ जर्मन साइंटिस्ट। ये क्या है, एक जर्मन साइंटिस्ट है जिनको फादर ऑफ कीमोथेरेपी कहा जाता है। फादर ऑफ कीमोथेरेपी मतलब देखो यहाँ पर हम समझे तो कि इन्होंने एक ऐसी एंटीबायोटिक बना दी जो कि जो कैंसर सेल्स होती है, कैंसर सेल्स में जो ग्रोथ होती है सेल्स की, उसकी ग्रोथ को ही स्टॉप करते इन्होंने एक ऐसी एंटीबायोटिक बना दी। सॉरी, यानी कि इन्होंने एक ऐसी एंटीबायोटिक बनाई जो कि कैंसर सेल की ग्रोथ को ही स्टॉप कर दे, कैंसर सेल्स ग्रोथ स्टॉप। तो इसीलिए इनको फादर ऑफ कीमोथेरेपी कहा जाता है। अब इनके कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहे हैं। ही वाज द फर्स्ट टू रिपोर्ट द एसिड फास्ट नेचर ऑफ ट्यूबरकल बैसिलाई। इन्होंने बताया था कि जो ट्यूबरकल बैसिलाई होता है उसका नेचर जो है वो एसिड फास्ट होता है। एसिड फास्ट क्या है ये हम ट्यूबरकल बैसिलाई पढ़ेंगे तो तब पढ़ेंगे। ही डेवलप टेक्निक टू स्टेन टिश्यू एंड ब्लड सेल्स। यानी कि जब टिश्यू को और ब्लड सेल्स की हम स्टडी करते हैं तो जो स्टेनिंग टेक्निक दी थी इन्होंने पॉल एरलिच ने कि हम इनको अलग अलग स्टेन करके ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, ही प्रपोज द साइड चेन थ्योरी फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन। यानी कि आजकल हम पढ़ते हैं ना कि एंटीजन एंटीबॉडी की बाइंडिंग और लो कोर के सिस्टम, तो ये इन्होंने ही दिया था। अब हम इसको एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग ऐसे बोलने लग गए, लेकिन पहले हम इसको साइड चेन थ्योरी बोलते थे। मतलब पहले नहीं, इन्होंने जो नाम दिया था वो साइड चेन थ्योरी दिया था। कि हम देखते हैं कि कोई भी बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है। यानी कि ये बैक्टीरिया बना और यहाँ से एंटीबॉडी आके जो है इससे बाइंड हो जाती है। और इसी को इन्होंने क्या किया था कि साइड चेन थ्योरी, यानी कि हमारे इम्यून सेल्स के अंदर ऐसे रिसेप्टर प्रेजेंस है जो कि उससे बाइंड हो जाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने साइड चेन थ्योरी में जो हमारा एंटीजन है उसको कहा था टॉक्सिन और एंटीबॉडी को इन्होंने कहा था साइड चेन। यहाँ के एंटीबॉडी को इन्होंने कहा था साइड चेन और जो एंटीजन है उसको कहा था इन्होंने टॉक्सिन। तो ये जो एंटीजन एंटीबॉडी का जो रिएक्शन है ना ये पॉल एरलिच ने पहले ही दे दिया था। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया। आज की क्लास फिनिश। आज हमने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आप अच्छे से इसको पढ़े समझे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।